नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके बीसीसी कोर्स की इस लास्ट यूनिट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक आपका जो है वो है यूएसएसडी कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जी, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे हो सकता है कुछ लोग परिचित हो, कुछ लोग ना भी परिचित हो। तो जो परिचित हैं उन्हें याद होगा कि कुछ ऐसे नंबर्स का इस्तेमाल किया करते थे अपने फ़ोन में जो स्टार से स्टार्ट हुआ करते थे और हैश पर जा कर के ख़त्म होते थे। तो ऐसे ही जो कोड्स होते हैं उन्हें ही यूएसएसडी कोड कहा जाता है। अब जो नहीं परिचित हैं उन्हें बता दें कि ये इसकी जगह पर इस्तेमाल होता था कि जब आप अपने सिम कार्ड की कोई भी जानकारी, बैलेंस रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ भी हो गया, वो सभी चीज़ें क्वेरीज जो हैं देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं? अब आप उनके एप्लीकेशंस पर देखते हैं। यही सभी जानकारियाँ इससे पहले इस यूएसएसडी कोड्स में अवेलेबल हुआ करती थी। ओके, तो अब दोनों लोग जब जान चुके हैं तो थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। *123# जो कि सबसे पहले बीएसएनएल का यूएसएसडी कोड था, और इसके अलावा भी जैसे वोडाफोन का है *141# या फिर *121# जो एयरटेल का होता है। तो ये सभी आपके जो कोड्स हैं, आपने इनका नॉर्मली इस्तेमाल किस काम के लिए किया है? बैलेंस चेक करने के लिए हो गया, या फिर कॉल डिटेल्स चेक करने के लिए हो गया, या लास्ट कॉल चेक करने के लिए हो गया, या ऑफर्स चेक करने के लिए हो गया, आपके जो भी रिचार्ज हैं उनके ऑफर जो हैं उसे चेक करने के लिए हो गया, या कोई भी क्वेरी आपकी है उसके आंसर्स के लिए आप कोई इंस्टेंट आंसर चाहते हैं तो इन यूएसएसडी कोड्स का इस्तेमाल किया करते थे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी दिखा देती हूँ। यूएसएसडी, जिसका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, is a global system for mobile communication GSM protocol that is used to send text message. USSD is similar to short message service, and USSD uses codes made up of the characters that are available on a mobile phone. A USSD message, which can be up to 182 characters long, establishes a real-time communication session between the phone and another device, typically a network to server. USSD can be used for wireless application protocol, browsing, mobile money services, prepaid callback service, menu-based information services, and location-based content services. With USSD, users interact directly from their mobile phones by making selections from various menus. Unlike an SMS message during a SSD session, a USSD message creates a real-time connection. This means USSD enables two-way communication of information as long as the communication line stays open. As such, queries and answers are nearly instantaneous. Okay? तो इन शॉर्ट में एक बार के लिए फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि जब भी आप अपने फ़ोन में कोई कॉलर ट्यून इस्तेमाल करना चाह रहे थे तब भी आप इसका इस्तेमाल किया करते थे, या फिर आप अपने फ़ोन या सिम के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, जैसे कि रिचार्ज के अलावा भी हो गया, आपके लास्ट कॉल्स जो हो गई, या फिर इसके अलावा आपके ऑफ़र हो गए। तो इस तरह से ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। और लेकिन ये कम्युनिकेशन पर्सन टू पर्सन के बीच में नहीं होता है, ये पर्सन टू प्रोग्राम के बीच में होता है। एक प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी सेटअप करके रखा गया है और वो आपको रिस्पॉन्स देता है, आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उसका आंसर्स वो आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड कराता है। ओके, तो चलिए चलते अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड मतलब उधारी खाता। ठीक, तो अब सोचिए, जब आपके पास कैश ना हो लेकिन आपको खरीदारी करनी हो तो आप क्या करेंगे? सोचिए सोचिए। दोस्त से उधार मांगेंगे? ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, तो स्मार्ट बनना है आपको। आपको अपने लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना है। क्या होता है वो हम बताते हैं। सभी के लिए क्रेडिट कार्ड अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कमाता कितना है, मतलब कि उसकी इनकम कितनी है। ओके, उसकी जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग एक लिमिटेशन होती है कि वो इतना उधार ले सकता है, और ये कार्ड उसको उसका जो भी बैंक है वो प्रोवाइड करता है। इससे बिना कैश के आप खरीदारी कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आपके बैंक में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। करना क्या है, आपने खरीदारी कर ली, आपकी जो लिमिटेशन थी अगर वो पूरी तरह से फिल हो चुकी, मतलब कि 10,000 तक की लिमिट है आपको उधार मिलने की, आपने 10,000 तक की खरीदारी कर ली, तो महीने के लास्ट में एक डेट है, आपको उस डेट तक वो 10,000 रुपये अदा कर देने हैं अपनी बैंक को। ओके, तो ये होता है क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस है,
मिलने का पैसा और कैसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इसी तरह से एक और कार्ड आपके पास होता है, वो होता है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड आप नॉर्मली इस्तेमाल किया करते हैं, आपका एटीएम कार्ड जो होता है। तो ये कार्ड जो है आपका, ये एक्चुअल में आपके पास जो बैलेंस होगा, जो आपके पास सेविंग्स होगी, उसी को इस्तेमाल करने की परमिशन देता है। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट में आपका सेविंग्स है, उतना ही आप इससे खर्च कर सकते हैं। इन शॉर्ट में, आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर आपके खाते में 1,000 है तो आप 1,000 ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1,100 भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके खाते में 1,000 है, बावजूद इसके आप 10,000 तक की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पास बाउंडेशन है कि आपकी इनकम होनी चाहिए, कुछ मिनिमम मैक्सिमम की लिमिटेशन होती है। क्रेडिट कार्ड ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं देता है, पर क्रेडिट कार्ड इस चीज़ की बाउंडेशन जरूर रखता है कि आपकी इनकम इतने से इतने तक ज़रूर होनी चाहिए। और डेबिट कार्ड अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हैं तब भी खोल सकते हैं। वो एक तरह का बचत खाता होता है, सेविंग खाता होता है, जिससे कि आपकी एज जो है वो 18 साल है, आप 18th एज के हैं, तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें अपनी सेविंग्स जो भी हैं पैसे जमा कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखेंगे कि जो डिजिटल वॉलेट है वो क्या होता है, डिजिटल वॉलेट या ई वॉलेट जो है वो क्या होता है। तो डिजिटल वॉलेट पेमेंट सर्विस में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर के आया है। इसमें कंज्यूमर्स बड़ी ही आसानी से अपनी खरीदारी की कीमत डिजिटल वॉलेट या ई वॉलेट की मदद से चुका सकता है। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, मतलब कि नोटबंदी किया, तो उसकी घोषणा के बाद एकदम से नए रुपए अवेलेबल नहीं हो सके। और चूंकि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी घोषणा हो जाना, तो इस पर कार्य कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम था। इसलिए ऐसे ही समय पर डिजिटल पेमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व मिला और ये बहुत ही ज़्यादा उभर करके सामने आया। यहाँ पर पेटीएम, मोबीक्विक जैसे कुछ कंपनीज ने लोगों की मदद के लिए अपने अपने जो भी उनकी सर्विसेज थी उनको बढ़ा करके, उन्हें और अच्छा करके लोगों के लिए सामने लेकर आए। इसके बाद से डिजिटल पेमेंट धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनते चला गया। दूसरे इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर्स का मानना है कि यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम भविष्य में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला पेटीएम सिस्टम बनने जा रहा है। तो अब बात चलती है कि ये डिजिटल वॉलेट या ई वॉलेट जो है हमारे जीवन को आसान कैसे कर रहा है। यहीं से आप ध्यान से सुनिएगा तो आपकी समझ में आएगा कि आप इसे यूज़ कैसे करने वाले हैं। तो ये कुछ आसान ऐसे करेगा कि डिजिटल वॉलेट कुछ नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये फिजिकली या ट्रेडिशनल वॉलेट का, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आप यहाँ पर इससे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने बैंक से पैसा लेकर आए और अपनी पर्स में रखा, फिर अपनी पर्स से निकाल करके खर्च करते हैं, लेकिन बैंक से लाने से पहले आपको सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, पर अपनी पर्स से निकालते हो तो सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही आप जब अपने ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल वैसा ही वॉलेट है कि आपने अपने अकाउंट से इसमें पैसे फिल कर लिए, जो भी आप इसमें सेव करना चाहते हो, और बिना किसी पासवर्ड या बिना किसी पिन या बिना किसी कोड के आप डायरेक्टली यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र या ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो बिना किसी सिक्योरिटी की के। तो बस ये बिल्कुल आपके उसी वॉलेट के समान है, जैसा आपका जो फिजिकल वॉलेट होता है, जो आप हाथ से पैसे निकाल के देते हो, वही आप इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से पैसे सेंड करते हो या रिसीव करते हो। और इसमें हमारी मदद कौन करता है? हमारा स्मार्टफोन। हमारा स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको मोबाइल वॉलेट कहते हैं। इसी वजह से डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल लोगों में बहुत सारी शंकाएं भी पैदा करता है कि जैसे कि कह सकते हैं कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है या नहीं, ऐसा कुछ। तो ये आपका ही पर्स है, आप जितना संभाल के रखेंगे ये उतना सुरक्षित है। ओके, अगर सामने वाला आपके यूपीआई का कोड जानता है, आपके यूपीआई का पिन जानता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका वॉलेट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको वहीं का पिन नहीं बताते हैं तो ना वो एंट्री कर सकता है और ना ही आपका वॉलेट इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उसको एड्रेस नहीं बताएंगे कि आपकी पॉकेट कहाँ है, आपकी पैंट कहाँ है, तो आपका वॉलेट सुरक्षित है, बिल्कुल वैसे ही। ओके, तो चलिए अब चलते हैं। ई वॉलेट्स को हम लोगों ने देखा कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये होता क्या है। इसके एग्जांपल्स के लिए आपके पास गूगल पे के वॉलेट्स हैं, फ़ोनपे का वॉलेट है और धनी ऐप का वॉलेट है, भीम एक्सिस पे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। पेटीएम का वॉलेट है, मोबीक्विक का वॉलेट अवेलेबल है, योनो बाय एसबीआई बैंक जो होती है इसने भी अवेलेबल करा रखा है, और आईसीआईसीआई पॉकेट्स भी आपको ई वॉलेट्स की सेवा देता है।
ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में पूछिए, आप हमसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप बता सकते हैं, आपका कोई सजेशन भी है या फिर आप कुछ भी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली समझना चाहते हैं तो आपके पास नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला दे रही हूँ कि ऑन टारगेट की वेबसाइट है, वेब पेज है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाला CCC कोर्स मैं आपसे शेयर कर सकूं और उसके वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर भी कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है पॉइंट ऑफ सेल। POS सिस्टम का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। और ये होता क्या है, तो ये एक्चुअल में एक प्रोसेस है। आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कुछ इमेज, इस इमेज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये किसी मशीन से होने वाला प्रोसेस नहीं, ये एक्चुअल में इन सभी मशीनों से होने वाला प्रोसेस है। ये कब होता है, जब भी आप कहीं पर कुछ भी परचेस करते हैं और वहाँ ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन करते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन आपका जो है POS प्रोसेस कहलाता है। ओके, पॉइंट ऑफ सेल ये एक टाइप का प्रोसेस है। डेफिनेशन से आप समझ पाएंगे ज़्यादा आसानी से। अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और POS is the place where your customer makes a payment for products or services at your store. Simply put, every time a customer make a purchase at your store, they are completing a point of sale transaction. The POS serves as the central component for your business. It's the hub where everything like sales, inventory and customer management या फिर मर्ट्स। ओके, तो इस तरह से आपका जो POS सिस्टम है वो क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस कब होता है, जब भी आप कहीं पर किसी मॉल या कहीं किसी शॉप पर शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद आप ट्रांजेक्शन करने के लिए, बिल पे करने के लिए आप उसके पास जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, POS सिस्टम। यहाँ पर एक और चीज़ कि आप जब अपना बिल पे कर चुके होते हैं तो आपको जो रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को इनवॉइस कहा जाता है, उसे कहते हैं इनवॉइस स्लिप। ओके, चलिए POS सिस्टम हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बैंकिंग ऑनलाइन। तो अब हम देखेंगे कि जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है वो क्या होती है। तो ऑनलाइन बैंकिंग एक बहुत ही साधारण शब्दों में आप समझिए कि आपका जो बैंक है वो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है, आपको एक यूज़र आईडी देगा, एक पासवर्ड देगा और उससे आप इस्तेमाल करके बिल्कुल अपने, जैसे आप अपना गूगल अकाउंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इस्तेमाल करके अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अपने बैंक से जुड़े हर काम आप घर बैठे कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उससे क्या निकलवा सकते हैं, स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं। ओके, तो आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये बस वन वर्ड्स में आप यही समझिए कि आपका जो बैंक है वो आपको एक यूज़र आईडी, एक पासवर्ड देता है, उसका इस्तेमाल करके आप बैंक से जुड़े सभी काम कर सकते हैं, उसे डन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी तरह से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NEFT, नेफ्ट। अब हम लोग देखेंगे नेफ्ट क्या होता है। तो नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि नेफ्ट है क्या, इसका यूज़ क्या है और ये किसके लिए होता है। ओके, तो ये होता है मतलब कि ये पूरे देश में फैला हुआ है। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे बहुत ही आसानी से और फुली सिक्योर्ड तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर जो सभी नेफ्ट सेटलमेंट्स हैं उनको बैच वाइज फॉर्मेट में संचालित किया जाता है। इसमें पैसों को इस सिस्टम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में सभी नेफ्ट इनेबल्ड बैंक्स में इंडिविजुअल बेसिस पर भेजा जाता है। कोई भी नेफ्ट ट्रांसफ़र को प्रारंभ करने से पहले बैंक का IFSC कोड रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दूं कि जो बैंक्स होती हैं उनके पास नेफ्ट की परमिशन होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं वो नेफ्ट से कनेक्टेड होने चाहिए। और जब वो उससे कनेक्टेड होते हैं तो उनको IFSC कोड मिलता है और इस कोड का इस्तेमाल करके वो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी जानकारियाँ भी ली जाती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर हो गया, बैंक ब्रांच हो गया, अकाउंट होल्डर नेम हो गया
और इस फंड ट्रांसफ़र की जो ये प्रोसेस है, जो भी ये तकनीक है, इसे आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई इसका मैनेजमेंट देखती है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 2005 से हुई थी और नेफ्ट भारत में बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा देता है, जिससे कि बैंक का जो भी अकाउंट होल्डर है वो नेफ्ट इनेबल्ड बैंक खाते से अपनी पूरी तरह से इनकम का कंट्रोल जो है संभाल सके। ये सिक्योर भी होता है और इसके अलावा इजी भी होता है। आपको याद होगा कि आप जब किसी दूसरे पर्सन के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ उसका नाम, दूसरा उसका अकाउंट नंबर, तीसरा उसकी बैंक का नाम और उसकी बैंक का जो IFSC कोड होता है। इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। बस यही प्रोसेस आपका नेफ्ट होता है। इन शॉर्ट में अब आपको समझ में आया होगा कि जो नेफ्ट ट्रांसफ़र है यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र है वो क्या होता है। एक साथ कई सारे अकाउंट होल्डर को जो कि अलग अलग बैंक में है उन्हें एक साथ पेमेंट कर सकता है या करने की परमिशन देता है। इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जो सैलरी मिलती है तो हो सकता है कि आपका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में हो, लेकिन आपके साथ जो आपके कलीग्स हो उनका अकाउंट किसी दूसरी बैंक में हो। तो आपके बॉस अगर आपको पेमेंट दे रहे हैं, आपकी कंपनी आपको पेमेंट दे रही है, तो वो एक एक को इंडिविजुअली नहीं दे सकती। तो क्या करेगी, एक साथ सभी को पेमेंट करेगी और ऐसे ही पेमेंट्स को करने के लिए नेफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे बेटर और एकदम सटीक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है नेफ्ट क्या होता है तो आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, आपका जो RTGS है उसका फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो RTGS है वो क्या होता है। तो RTGS आपका जो होता है जहाँ की फंड्स को इंडिविजुअली और ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिस पर बिना नेटिंग के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर भेजा जाता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहाँ की पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना किसी या फिर बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपकी जो RBI है, इसके हिसाब से ये टर्म रियल टाइम रेफर करता है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस को साथ साथ प्रोसेस कर रहा होता है जैसे जैसे वो रिसीव हो रहे होते हैं, या फिर ना कि उसके बाद के समय में प्रोसेस होने के लिए छोड़ा जाता है। और दूसरा टर्म ग्रॉस सेटलमेंट का अर्थ होता है कि फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की सेटलमेंट इंडिविजुअली होती है, इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस बेसिस पर। ओके, और ये सिस्टम चूँकि RBI के द्वारा मेंटेन किया जाता है तो इसलिए सारे सेटलमेंट ऑफ फंड्स उनके बुक्स या रिकॉर्ड्स में सेव रहते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डेड रहते हैं, जिस कारण से RTGS पेमेंट फाइनल और इरिवोकेबल होता है, जिसका मतलब है कि इसे दोबारा से नहीं किया जा सकता। इसलिए RTGS एक बहुत ही फास्टेस्ट जरिया है पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए। सिक्योर बैंकिंग चैनल के द्वारा RTGS के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट्स नहीं है। आप जितना चाहें उतना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक कि आपका बैंक ब्रांच आपके लिए लिमिट तय ना कर दे। तो इससे ये पता चलता है कि RTGS का इस्तेमाल ज़्यादा पैसों के कारोबार के लिए उपयुक्त है। मोस्टली आप इसके लिए ये समझिए कि बिजनेसमैन जो होते हैं, जो कि बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं, वो सभी लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल मोस्टली किया करते हैं। ओके, चलिए, और इसी के साथ में अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। का फुल फॉर्म सबसे पहले इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, तो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया भी होगा ट्रांसफ़र करने के लिए पैसों को, लेकिन हो सकता है कि उन्हें इसके बारे में पता ना हो। तो चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक से लेकर के थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है ये। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आजकल सारे काम लगभग ऑनलाइन होने लग गए हैं। बैंकिंग की सुविधा भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अब आप जानते हैं कि आप घर बैठे ही सारा बैंकिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र, डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक प्रिंटिंग एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि बैंक से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही ऐसे बहुत सी सर्विसेज हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए, जैसे कि RTGS, NEFT, IMPS। अभी 2 चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम तीसरी चीज़ देखने जा रहे हैं, IMPS। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं बाकी दोनों चीज़ों के बारे में। तो IMPS को सबसे पहले लाया कब गया था? 2010 में ये आया था। इसका इस्तेमाल यहीं से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे 8 साल हो गए हैं इसे आए हुए। नेफ्ट और RTGS के बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और ये लोगों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा भी फेमस है।
इसका इस्तेमाल बहुत ही लोग कर भी चुके हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि लोग जानते नहीं है क्लियरली कि एक्चुअल में वो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कौन सी सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक ही झटके में पैसों के ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में थोड़ा समय लगता है, वहीं आईएमपीएस के माध्यम से पैसे भेजने पर ये तत्काल ही कंप्लीट हो जाता है और इंस्टेंटली आपको जहाँ कहीं भी सेंड करना है वहाँ ये पैसे पहुँच जाते हैं, बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने सबसे पहले इमीडिएट पेमेंट सर्विस की शुरुआत की थी। इस सर्विस के द्वारा आप 24 घंटे कभी भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, एटीएम के ज़रिए किसी भी बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस सर्विस को सबसे पहले अगस्त में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। इसके बाद में इसकी शुरुआत धीरे धीरे करके कुछ बैंक्स ने एक्सेप्ट की, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन लोगों ने भी इसे लॉन्च किया था। लेकिन बाद में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दूसरे प्राइवेट बैंक ने भी ये सर्विस शुरू कर दी। अब एनपीसीआई की वेबसाइट पर यह सर्विस मुहैया कराने वाले सभी बैंकों की पूरी लिस्ट मौजूद है। धीरे धीरे करके अब जिसे देखो वही आईएमपीएस सर्विस प्रोवाइड करने लग गया है। ओके, तो इसी तरह से आपके बीसीसी कोर्स के जो ये टॉपिक्स थे लास्ट यूनिट के, जहाँ पर कि आपको बताना था कि जो ये सारे फाइनेंशियली काम आपके जो होते हैं कैसे हैंडल होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपकी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी या कह सकते हैं कि ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग आपकी, तो ये सारे जो भी आपके टॉपिक्स थे कवर हो चुके हैं। अब आपके लिए कोई भी लगता है कि कोई टॉपिक बच गया है या छूट गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे अगले वीडियो में कवर कर देंगे। फिलहाल के लिए आपका बीसीसी कोर्स यहीं से समाप्त होता है। आगे आपको मैं बता दूं कि ट्रिपल सी कोर्स हम लोग अपलोड करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे ट्रिपल सी कोर्स के सारे वीडियोस 1 बाय 1 करके उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, आप इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन शॉर्ट में आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है। इनकी कुछ बेसिस पर मैंने कंपैरिजन यहाँ पर नोट कर दी है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं इन शॉर्ट में। तो चलिए दोस्तों, यहीं से नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते जाइएगा, शेयर करते चलिएगा।